जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के अपने क्लास में। तो इसमें हम आपका बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए इसमें सेशन चला रहे हैं और पीछे आपका 2 वीडियो अपलोड हो चुका है जो कि हर शिफ्ट का अलग अलग वीडियो में आ रहा है। और आज है 21/3/2021 का 21/3/2021 का सेकेंड शिफ्ट का आज क्वेश्चन है। इसमें इसमें आपका 100 क्वेश्चन रहने वाला है और जिस जहाँ जहाँ पे मैथ होगा हम उसको स्किप करते चलेंगे क्योंकि हम जीके जीएस केवल इसमें पढ़ाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिएगा 2021 में किस लेवल का क्वेश्चन आता था। तो हम आपको हमेशा बताते हैं जिस भी एग्जाम का तैयारी करते हैं उसके कम से कम 10 ईयर प्रीवियस ईयर देख लीजिए, उसमें आपका प्रीवियस ईयर में आपका काम समाप्त हो जाएगा। बाकी आपका ज़्यादातर एनसीईआरटी अब एग्जाम पैटर्न पकड़ रहा है, एनसीईआरटी और एआई, तो इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। एक पीआईक्यू और एनसीईआरटी एआई, बाकी आप प्रैक्टिस सेट करते रहिए। तो चलिए हम देखते हैं, यह आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए हम पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और जूम कर लेते हैं इसको ताकि अच्छा से पढ़ पाए। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन है, वेगनर मानते थे कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थलखंड का भाग थे। वेगनर मानते थे कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थलखंड का भाग थे, तो वेगनर ने इस बृहद महाद्वीप को क्या नाम दिया था? वेगनर ने इस महाद्वीप को क्या नाम दिया था, ये बताइएगा। बताइएगा इसको, इस महाद्वीप को क्या नाम दिया था। तो इसका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा पेंजिया। और हम आपका आंसर सही करते करते आपका चलेंगे। इसमें आपका ऑप्शन ऑप्शन इसका डिटेल नहीं बताएंगे, इसमें जहाँ जहाँ पे होगा डिटेल बताते चलेंगे क्योंकि हम प्रीवियस ईयर में का आपका सारा लगभग जितना भी 70 क्वेश्चन पूछा होगा इसमें आपका इसमें पूरा करके आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसमें पेंजिया, ऑप्शन बी को सही कर लेंगे, पेंजिया सही हो जाएगा। वेगनर ने इस बृहद महाद्वीप को पेंजिया नाम दिया था, पेंजिया नाम दिया था। और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। शेखर एक जीवनी अज्ञेय की कृति है। शेखर एक जीवनी अज्ञेय की कृति है, इसमें से बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, बस आपको आंसर देते चलना है। शेखर एक जीवनी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का यह उपन्यास है, मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। तो बताइएगा ये क्या है, उपन्यास है। शेखर एक जीवनी अज्ञेय की कृति है, ये एक उपन्यास है। तो उपन्यास, ऑप्शन ये सही हो जाएगा, उपन्यास। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इंग्लिश से है। तो इंग्लिश को भी स्किप करते चलेंगे, इंग्लिश हिंदी जहाँ भी हो, और जहाँ पे हम समझ सकेंगे उसको बताते चलेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। चलिए बताइएगा, उस गुण का चयन कीजिए जो नाभिकीय संलयन का अभिलक्षण नहीं है। इसमें से उस गुण का चयन कीजिए जिसमें नाभिकीय संलयन अभिक्रिया सूर्य नाभिकीय संलयन का अभिलक्षण नहीं है इसमें से। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? इसमें जो नहीं है, इससे संबंधित अभिलक्षण इसमें जो नहीं है, यह आपका यह कम ताप, या आपका क्वेश्चन नंबर 4 का यह कम ताप कमरे के ताप पर होती है, यह अभिलक्षण आपका नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान क्या है? ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान बताइएगा, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान क्या है? ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान क्या है? तो
एक मोल ऑक्सीजन अणु का भार लगभग 32 ग्राम होता है। एक मोल ऑक्सीजन का लगभग 32 ग्राम होता है। तो एक अणु ऑक्सीजन का 16 एमयू, यानी आपका इसमें एक मोल ऑक्सीजन का लगभग आपका भार 32 ग्राम होगा। ग्राम में दिया गया है तो ग्राम में आपका 32 ग्राम होगा। तो ऑप्शन सी को सही कर लेंगे, 32 ग्राम। ऑप्शन सी इसमें आपका सही हो जाएगा। पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक है। पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक इसमें से कौन सा है? तो पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा इसमें रचित नाटक कौन सा है? तो वेणु संहार। वेणु संहार पंडित बालकृष्ण भट्टनारायण द्वारा रचित प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है। इसमें आपका भट्टनारायण भट्टनारायण ने महाभारत को वेणु संहार का आधार बनाया है। महाभारत को वेणु संहार का आधार बनाया है। तो वेणु संहार ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को सही कर लेंगे। पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक इसमें वेणु संहार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की? सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की। किसने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की? तो मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्माण की घोषणा की। तो मैकडोनाल्ड आपका रैमजे मैकडोनाल्ड ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन सी को सही कर लेंगे। रैमजे मैकडोनाल्ड इसने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की और ये 16 अगस्त 1932 को 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत या सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की। इसमें आपका 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बताइएगा कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति से संबंध इसमें सही है? सही कथन इसमें से चुनना है। कथन नहीं है लेकिन बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में इसमें कौन सा सही है? तो अधिकतम संख्या 15 सदस्यों को ही की हो सकती है। ये क्या सही है? कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। और ऑप्शन सी में है सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों द्वारा होगा और कोई भी मंत्री इसका सदस्य और क्या है नहीं हो। कोई भी इसका सदस्य ना हो। कोई भी मंत्री इसका सदस्य ना हो। ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इसमें कौन सा सही होगा बताइएगा। बिहार लोकसभा की लोक लेखा समिति के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों द्वारा होगा। तो विधानसभा के सदस्यों द्वारा होगा तो कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी को सही कर लेंगे। सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों द्वारा होगा। तो 8वां का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। किस वर्ष में श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने? बताएगा किस वर्ष श्री नीतीश कुमार बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे? ये 3 मार्च 2000 को, यहाँ पे डेट भी याद रखिएगा। 3 मार्च 2000 में नीतीश कुमार प्रथम बार मुख्यमंत्री बने और उन्होंने 10 मार्च 2000 को पद से इस्तीफा दे दिया था। तो 7 दिन बाद आपका ये पद से इस्तीफा भी दे दिया था नीतीश कुमार। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? तो श्री नीतीश कुमार का प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने तो 3 मार्च 2000। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 2000 में। निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है इसमें से। तो जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है इसमें से कौन सा है? ओसाका। ओसाका ऑप्शन ए को सही कर लेंगे।
ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है, इसे जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। तो सूती वस्त्र जहाँ भी होता है आपका, उसको कपड़ा से संबंधित उसको मैनचेस्टर कहते हैं। तो जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र ओसाका हो जाएगा। ऑप्शन ए को सही कर लेंगे। और यहाँ पे मैथ है, इसको स्किप करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। नीति आयोग का स्वरूप क्या है? नीति आयोग का स्वरूप इसमें से क्या है? तो नीति आयोग एक परामर्शदात्री संस्था है। परामर्शदात्री संस्था है। यह नीति आयोग का मकसद राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करना है। इस आयोग का काम नीति निर्माण में सरकार की सहायता करना है। तो ऑप्शन क्या होगा? नीति आयोग एक परामर्शदात्री संस्था है। परामर्शदात्री संस्था है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत निर्माण योजना का निम्न में से कौन सा घटक नहीं है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन एग्जाम में बस इतना पढ़ते हैं, भारत निर्माण योजना का निम्न में से कौन सा घटक, आप यहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं। नहीं पे ज़्यादा ध्यान कीजिए, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन गलत होते हैं। तो नहीं है पूछा गया है, बताइएगा कौन सा इसमें से घटक नहीं है। ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं। ग्रामीण दूरसंचार, ग्रामीण आवास, ग्रामों का विद्युतीकरण और कृषि विपणन। ये आपका ऑप्शन डी नहीं होगा। इसमें सही हो जाएगा कृषि विपणन। इसका घटक नहीं है। इस भारत निर्माण योजना का घटक इसमें से कृषि विपणन नहीं हो जाएगा। भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? यहाँ पे ऑप्शन 2 है और आगे भी 2 ऑप्शन है। तो इसमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा। भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो इसी ऑप्शन में मिल गया है, तो हम ऑप्शन बी को सही कर लेते हैं। भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और कब लाया गया था, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो बता दीजिएगा आप सभी। 1 जनवरी 2015 को लागू हुआ था, लाया गया था 1 जनवरी 2015 को। 2015 में ये योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग लाया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इसका तत्व विश्लेषण करने पर हमें 38.71% कार्बन और 9.67% हाइड्रोजन मिला। तो 38.71% कार्बन और 9.67% हाइड्रोजन मिला। तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र होगा। यह हम आपको समझा कर नहीं बताएंगे, इसका आंसर बताते चलेंगे, आप रट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा? यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH3O। ऑप्शन ए में दिख रहा है, ऑप्शन ए को सही कर लेंगे, CH3O हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मेरी वियतनाम यात्रा। देखिए यहाँ पे हम PYQ करा रहे हैं, तो हम आपका क्लास नहीं लगा रहे हैं, PYQ करा रहे हैं। इसका आंसर हम बताते चलेंगे ताकि आप सभी रट लीजिएगा इसमें PYQ, और ऑप्शन से भी संबंधित थोड़ा याद करते रहिएगा। ऑप्शन से भी संबंधित आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम आपका पूरा PYQ जितना भी पूछा गया है बिहार पुलिस में 10-15 साल के पीछे, सारा आपका इस प्लेलिस्ट में जुड़ा हुआ है। सारा आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग बस देखते रहिएगा और याद करते रहिएगा सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मेरी वियतनाम यात्रा रचना की साहित्यिक विधा है, इसमें से कौन सी है? मेरी वियतनाम यात्रा नामक पाठ के रचनाकार भोला पासवान शास्त्री है। और मेरी वियतनाम यात्रा पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। इसका रचनाकार कौन है? तो सबसे पहले याद रखिए, भोला पासवान शास्त्री। मेरी वियतनाम यात्रा के रचनाकार भोला पासवान शास्त्री हो जाएगा। और ये
मेरी वियतनाम यात्रा पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत की प्रमुख खाद्य फसल है, इसमें से कौन सा हो जाएगा? भारत की प्रमुख खाद्य फसल इसमें से कौन सा होगा? भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल और गेहूं है। भारत की चावल और गेहूं भारत की प्रमुख खाद्य फसलें हैं। चावल भारत का प्रमुख खाद्यान्न है, इसलिए चावल उत्पादन के मामले में देश का विश्व में दूसरा स्थान है। इसमें भारत में चावल चावल उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पे है, तो चावल ज़्यादा इसमें से गेहूं से भी ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चावल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? अल्फा कण। इसमें आपका यह दिया गया है, इसका आंसर याद कीजिएगा, अल्फा कण ऑप्शन ए सही हो जाएगा। परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपए के मूल्य में गिरावट को कहा जाएगा। तो भारतीय रुपए के मूल्य में गिरावट को क्या कहा जाएगा? इसमें रुपए का मूल्यह्रास कहा जाएगा। रुपए का मूल्यह्रास ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिनाइल कीटाणु फिनाइल कीटोनुरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल है, इसमें से कौन अम्ल है? फिनाइल कीटोनुरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल है, इसमें से कौन सा अम्ल है? तो ये फिनाइल पाइरुविक अम्ल। फिनाइल पाइरुविक अम्ल ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फिनाइल पाइरुविक अम्ल। आगे बढ़ते हैं और अगले पेज में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे। यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है। यहाँ पे देखिए दोबारा पूछा गया है, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है। तो ऑक्सीजन एक अणु का द्रव्यमान, यहाँ पे पिछला क्वेश्चन क्या था जो यहाँ पे ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है। तो यहाँ पे दो दो ऑप्शन दिया है। यहाँ पे सिंपल में अगर दिया रहेगा तो 32 ग्राम भी सही है। वो जो क्वेश्चन नंबर शायद लगभग 4-5 क्वेश्चन नंबर पे आया था, चौथा पांचवा क्वेश्चन आया था, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान 32 ग्राम। और यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन आ गया, लेकिन ऑप्शन इसमें दो सही है। अगर इसको हम तोड़ के बताएंगे तो 5.314 वाला आपका 10 के पावर -34 भी आपका सही होगा। ये लगभग में है, तो हम ऑप्शन बी को सही मानकर चलेंगे। ऑप्शन बी को सही मानकर चलेंगे, ज़्यादातर ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका हटाइए मैथ है। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? थोड़ा और जूम आउट कर लेते हैं, अच्छा से देखिएगा। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता उपसभाध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य करता है। तो उस सभाध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लेकिन दरवाजा उपन्यास है, ये किसका उपन्यास है बताइएगा? लेकिन दरवाजा, ये एक उपन्यास है, ये किसका उपन्यास है? पंकज सिंह बिष्ट हिंदी, पंकज सिंह बिष्ट का उपन्यास है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पंकज सिंह बिष्ट हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित पत्रकार, कहानीकार, उपन्यासकार और वह समालोचक हैं। लेकिन दरवाजा इनका उपन्यास है। ये आपका ऑप्शन बी सही होगा, पंकज बिष्ट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कायांतरिक चट्टानों का एक उदाहरण है? बार बार नहीं कहेंगे स्किप करने के लिए। जहाँ पे हम मैथ देखेंगे, मैथ इंग्लिश हिंदी, जहाँ पे हिंदी अगर
मतलब थोड़ा लगेगा, समझा सकेंगे उसको तो हम समझाते चलेंगे, बाकी हम स्किप करते चलेंगे, बार बार बोलेंगे नहीं। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो कायांतरित चट्टानों के उदाहरण समझिएगा आपका ग्नेसोइड, ग्रेनाइट, साइनाइट, स्लेट, शिस्ट, संगमरमर, क्वार्ट्जाइट। क्वार्ट्जाइट ये आपका चट्टानों कायांतरित चट्टानों के उदाहरण थे। तो इसमें आपको क्या बोले, स्लेट आपका कायांतरित चट्टान है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें नहीं है पूछा जा रहा है। और साइनाइट भी नहीं होगा, साइनाइट भी एक कायांतरित चट्टान है। और बचे दो ऑप्शन, ए और डी। ए और डी, तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा। हैलाइट भी आपका है, तो ऑप्शन डी सही नहीं होगा, ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया केंद्रिक चट्टानों का उदाहरण नहीं है। तो ये आपका केंद्रिक चट्टानों का तीनों उदाहरण है, स्लेट, हैलाइट, साइनाइट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है, यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपए का, विदेशी मुद्रा, भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपए का क्या होता है? तो उसमें यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपए का अवमूल्यन हो जाता है, अवमूल्यन हो जाता है यानी घट जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। ड्रेकॉन के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? संबंधित है बताइएगा। ड्रेकॉन के कानून, ड्रेकॉन के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? तो ड्रेकॉन के कानून ग्रीस या यूनान से संबंधित है, ग्रीस यूनान से संबंधित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ड्रेकॉन के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? ग्रीस यूनान से संबंधित है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आ चुके हैं। एक इसमें आयाम मॉड्यूलित आवृत्ति के प्रेषित संदेश को आयाम मॉड्यूलित तरंग बनाने के लिए इसमें आवृत्ति के वाहक तरंग पर अध्यारोपित किया जाता है। आयाम मॉड्यूलित एम तरंग की आवृत्ति होगी इसमें। तो इसमें आप आंसर याद करके चलिएगा, EFC के बराबर होगी। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ये आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लता का कोई भी गाना लीजिए, लता का कोई भी गाना लीजिए जो उसमें 100% या डॉट डॉट मौजूद मिलेगा। रिक्त स्थान में निम्नलिखित स्थान पर शब्द प्रयुक्त होगा, कौन सा सही होगा? इसमें कौन सा सही होगा? तो लता का कोई गाना लीजिए, तो लता का कोई भी गाना लीजिए तो उसमें 100% या गानपन मौजूद मिलेगा। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म गानपन ही है, गानपन। ऑप्शन ए सही कर लेंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? मानव जाति में किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? तो दो लिंग गुणसूत्र होता है, एक्स और वाई। मनुष्य और अधिकांश अन्य स्तनधारियों में पाए जाते हैं। मानव जाति में एक्स वाई का प्रकार लिंग निर्धारण पाया जाता है, तो एक्स वाई ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? याद रखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं है इसमें पूछा गया है जो नहीं है। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रमुख केंद्र है।
तो कालीबंगा है तो इसमें नहीं होगा, और राखीगढ़ी भी है तो नहीं होगा, और बचा इसमें सुरकोटदा और आहड़। तो इसमें सिंधु घाटी से सभ्यता से संबंधित कौन सा नहीं होगा? इसमें सुरकोटदा भी संबंधित है, तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आहड़ इसमें संबंधित नहीं है सिंधु घाटी से। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 249। अब आते हैं, देखिए पहला पॉलिटिक्स से क्वेश्चन कितना देर बाद आया, चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों का समर्थक आवश्यक है राज्यसभा के लिए? और ये अनुच्छेद 249 के अंतर्गत होता है। तो राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों का समर्थक आवश्यक है, ये बताइएगा। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत ये संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत का समर्थन आवश्यक है। तो इसमें सभी में लगभग 2/3 दिख रहे हैं ऑप्शन डी को छोड़ा के, लेकिन थोड़ा इसमें पढ़ने पे ध्यान रखेंगे कि कौन सा सही होगा। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। तो हम आपको बताए थे कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, सदन का कुल सदस्य संख्या, और यहाँ पे राज्यसभा के उपस्थित एवं मतदान करने वाले। राज्यसभा के कुल बात की नहीं कर रहा है, केवल उपस्थित एवं मतदान करने वाले और सदन की कुल बहुमत के 2/3। तो ऑप्शन सी को लॉक कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण एवं शुष्क पवनें नहीं है पूछा जा रहा है। शुष्क पवनें नहीं है। बोरा उष्ण एवं शुष्क पवन नहीं है। बोरा आपका उष्ण एवं शुष्क पवन नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मेंडल के प्रयोग में F1 पौधों को स्वपरागित करने पर F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधों किस अनुपात में प्राप्त हुए हैं? F1 पौधों को स्वपारित करने पर F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे किस अनुपात में प्राप्त हुए हैं? ये 3:1, 3:1। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। यदि P कथन सत्य है और तथा कथन Q असत्य है, तो इसमें से कौन सा कथन सत्य होगा? ऑप्शन चारों में से बताइएगा, कौन सा कथन सत्य होगा? तो देखिए, ये जहाँ पे Q आपका असत्य है, तो Q आपका सारे ऑप्शन में इसमें उपयोग किया गया है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। P केवल आपका ऑप्शन इसमें Q नहीं दिया गया है, इसमें नहीं रिलेटेड है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि वो कथन असत्य था। वह अनुपात जिसमें बिंदु यहाँ पे मैथ का, चलिए देखें आगे। चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, सॉरी हम यहाँ पे पेज आगे चल गए, चलिए देखते हैं हम इधर। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, ये मैथ है। यहाँ पे थोड़ा हम बता देते हैं, यहाँ पे आप लोग 999 मत कर लीजिएगा, ये भाज्य संख्या है, जिसमें भाग न लग सके वो पूछा जा रहा है। 3 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, शायद हमको लग रहा है 997 होगा, शायद देखे नहीं है हल करके। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य
अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है, इसमें से कौन सा है? अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य इसमें से कौन सा है? अंत्योदय कार्यक्रम का अंत्योदय का मतलब सबसे गरीब है। अंत्योदय का सबसे मतलब सबसे गरीब है। अंत्योदय गरीब की सहायता करना है, तो गरीबों में सबसे गरीब की सहायता, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी, गरीबों में सबसे गरीब की सहायता, ऑप्शन सी को सही कर लेंगे। केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप उत्माशा अंतरिप को किसने खोजा? केप ऑफ गुड होप उत्माशा अंतरिप को किसने खोजा? पुर्तगाली खोजकर्ता, पुर्तगाली खोजकर्ता बार्थोलोम्यो डियाज, बार्थोलोम्यो डियाज ने केप ऑफ गुड होप की खोज किया, और ये 1488 में, कब? 1488 में खोज किया था। 1488 में खोज किया था केप ऑफ गुड होप ने बार्थोलोम्यो डियाज। किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है। किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र क्या होता है? व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग को वक्रों का उदग्र योग किसी वस्तु का बाजार मांग वक्रता कहते हैं। तो व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्रों का उदग्र योग, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित स्रोतों में किससे भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? इसमें से कौन सा जो है, इसमें कौन सा स्रोत है जो कि भारत में सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? तो कौन सा स्रोत से विद्युत भारत में सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो भारत में बिजली उत्पादन का क्षमता 65% से अधिक ताप विद्युत संयंत्र से आता है। अधिक ताप विद्युत संयंत्र से आता है। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तापीय। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय रुपए की विनिमय दर निर्धारित होती है। भारतीय रुपए की विनिमय दर निर्धारित होती है। विनिमय दर निर्धारित होती है कैसे? भारतीय रुपए की विनिमय दर कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में निर्धारित होती है। कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में निर्धारित होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है। जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है। तो जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है क्या चीज का? यह बैंक का उदाहरण है। जीवन बीमा बैंक का उदाहरण है, और ये सभी आपका इसमें सारे तरह के बैंक का ऑप्शन में दिया गया है रिलेटेड। तो इसमें देख लेते हैं। तो भारतीय जीवन बीमा निगम जो कि LIC बोलते हैं, ये इसका मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। यह निवेश बैंक का मुख्यालय आपका जीवन बीमा निगम का एक उदाहरण है निवेश बैंक का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, और LIC का मुख्यालय मुंबई में, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय उद्योग है। सबसे प्राचीन यानी पुराना होता है। तो बृहत स्तरीय उद्योग इसमें से कौन सा है? कपास ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? उत्पाद कर से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उत्पाद कर से सबसे बड़ा स्रोत है भारत सरकार की। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? यहाँ पे पूछा गया है आर्थिक विकास के प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मुद्रा की मात्रा ये नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलत करते हैं। अंगीकृत किया गया। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा।
अंगीकृत किया गया। और यहाँ पे 3 तरह के शब्द बनते हैं, अंगीकृत किया गया, अपनाया गया और लागू हुआ। तो यहाँ पे लागू हुआ अलग बात है, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये तो सभी को पता होगा, 1950 में लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 में। लेकिन यहाँ पे अंगीकृत किया गया यानी कि बनाकर तैयार किया गया। अंगीकृत मतलब क्या होता है, बनाकर तैयार करना। तो बनाकर कब तैयार किया गया, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। बाकी 2 ऑप्शन और आगे है, यहाँ पे आंसर ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। तो देखते हैं 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया है। और कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है अपनाया गया, अपनाया गया यह इसी दिन का सही आपका सही हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को है। और आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है, हीराकुंड बांध से संबंधित है, बताइएगा इसमें से ऑप्शन क्या होगा। भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है, तो महानदी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। हीराकुंड बांध आपका, हीराकुंड बांध से कौन सा संबंधित नदी है, महानदी। क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। और इसका निर्माण कब हुआ था, 1948 में शुरू हुआ था और जो 1953 में पूरा हुआ। तो इसमें लगभग 5 साल लगे। आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती है, इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती है। इंसुलिन हार्मोन में बताएगा तो श्रृंखलाएं ए तथा बी डाइसल्फाइड सेतु द्वारा जुड़ी होती है, डाइसल्फाइड सेतु यानी डाइसल्फाइड संबंध, ऑप्शन बंध, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, डाइसल्फाइड बंध, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को कहते हैं, डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को क्या कहते हैं, एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं, बिंदु उत्परिवर्तन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश का है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी अभिक्रिया दबाव से प्रभावित नहीं होती है, इसमें से कौन सी अभिक्रिया है जो दबाव से प्रभावित नहीं होती है, तो दबाव से प्रभावित इसमें से नहीं होती है, कौन सी अभिक्रिया है, तो H2G आपका प्लस में I2 और कोष्ठ में G, या ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ये नहीं होती है। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है, बताइएगा मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये तो सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। मौलिक कर्तव्य से इतना क्वेश्चन पूछता है कि एग्जाम में आते आते ये याद हो चुका होगा सभी को। मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। मौलिक कर्तव्यों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4 के ए में शामिल किया गया था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बामर श्रेणी व लाइमैन श्रेणी का प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य का अनुपात होता है, तरंगदैर्घ्य का अनुपात होता है 27/5, 27/5, ये याद रखिएगा, ऑप्शन सी। जब डीएनए निर्भर और आरएनए पॉलीमरेज बहुलकन होता है तो उसकी दिशा क्या होती है, तो चलिए हम ऑप्शन आगे देखते हैं और क्वेश्चन भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्या होगा, इसमें ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन इधर आपका दिया गया है। क्वेश्चन क्या था, जब डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज बहुलकन होता है तो उसकी दिशा होती है, तो उसकी दिशा होती है, कौन सी दिशा होती है, तो एक दिशीय,
एक दिशीय 5 से 3, एक दिशीय 5 से 3, केवल एक दिशा, एक दिशीय मतलब केवल एक दिशा 5 से 3, 5 से 3 की ओर उत्प्रेरित करता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर प्रशासक नियुक्त किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर यानी प्रशासक नियुक्त किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अलीमर्दन को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। अलीमर्दन को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। मुंतखब उल लुबाब का लेखक कौन था? मुंतखब उल लुबाब का लेखक नाम मोहम्मद हाशिम खाफी खा था। मोहम्मद हाशिम खाफी खा। तो खाफी खा इसमें कौन सा है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मोहम्मद हाशिम खाफी खा हो जाएगा। मटर के पौधों पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने विपर्यास विशेषक चयनित किए थे? कितने बताएगा? तो 7। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भूपृष्ठीय तापमान व्युत्क्रमण वायुमंडल की निचली परतों में डॉट डॉट को बढ़ावा देता है। तो भूपृष्ठीय तापमान व्युत्क्रम वायुमंडल की निचली परतों में स्थिरता को बढ़ावा देता है। तापमान उलटने से ठंडे मौसम में बारिश हो सकती है। तापमान उलटने से ठंडे मौसम में बारिश हो सकती है। तो बताइएगा भूपृष्ठीय तापमान व्युत्क्रम वायुमंडल की निचली परतों में स्थिरता को बढ़ावा देता है। तो स्थिरता को बढ़ावा देता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। किसके उत्तरदायी होती है? संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति व व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो राष्ट्रपति भी है और संसद भी है। तो इसमें अच्छा से देखिएगा, संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति व राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी राष्ट्रपति। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति के प्रति। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है। तो बताइएगा कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? क्षमा प्रदान करिए तो अधिकार प्राप्त है। न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं, यह भी आपका अध्यादेश जारी करें और आपातकाल की घोषणा करें। तो इसमें से कौन सा आपका चारों ऑप्शन में आपका दिया गया है? तो कौन सा ऑप्शन अधिकार प्राप्त नहीं है राष्ट्रपति को? बताइएगा। तो भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के अधिकार प्राप्त नहीं है। बाकी आपका इसमें तीनों ऑप्शन ये प्राप्त है, इसमें ये नहीं है। तो ऑप्शन इसको सही कर लेंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं, क्षमा प्रदान कर सकते हैं। ये तो आपका अनुच्छेद 72 में दिया गया है क्षमा प्रदान का। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन है। परजीवी गाय रोजी के दूध में, ये गाय का नस्ल होता है जो एक रोजी नाम है, गाय का नस्ल। तो परजीवी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन है। रोजी के गाय में दूध में मानो अल्फा लैक्ट, तो अल्फा लैक्टोबिमिन भी कर सकते हैं, और यह सामान्य गाय के दूध की तुलना में मानव शिशुओं के लिए अधिक संतुलित उत्पाद है। तो रोजी जो है उसके दूध में मानव अल्फा लैक्टोबिमिन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। समग्र पूर्ति निर्भर करती है, बताएगा। कीमत स्तर पर, पहला कथन है कीमत स्तर पर, अर्थव्यवस्था में उत्पादक क्षमता पर और लागत के स्तर पर समग्र पूर्ति निर्भर करती है, बताएगा। क्वेश्चन नंबर 70 का क्या आंसर होगा? इसमें अर्थव्यवस्था में उत्पादक क्षमता पर केवल समग्र पूर्ति निर्भर करती है। ऑप्शन 2 खरी सही होगा। तो ऑप्शन में केवल 2 किसमें है? तो केवल 2 डी में है। तो ऑप्शन डी को सही कर लेंगे। केवल डी, ऑप्शन 2 सही है।
बहुलवादी विचारधारा समर्थन करती है, बहुलवादी विचारधारा समर्थन करती है, बताइएगा। बहुलवादी समर्थन क्या करती है? उदय संप्रभुता एक एकलवादी सिद्धांत के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। तो इसमें बहुलवादी विचारधारा समर्थन करती है, किसे समर्थन करती है? वर्ग विहीन व राज्य विहीन समाज का, वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया? किस स्थान का बताएगा? किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद किया? क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ का पुनः नामकरण खिजराबाद कर दिया। तो चित्तौड़ ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका नाम खिजराबाद कर दिया गया। निम्न में से किसे आप खंडित चर मानेंगे? इसमें से निम्न में से किसे आप खंडित चर मानेंगे? तो खंडित चर इसमें से कौन सा होगा? इसमें खंडित चर मानेंगे ऊंचाई, वजन, मजदूरों को दी गई मजदूरी, खंडित चर मानेंगे। इसमें सभी आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जीव जो तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं वो कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो वो पृथु ताजापी। पृथु ताजापी वे जीव हैं जो तापमान की एक विस्तृत श्रृंखला को सहन कर सकते हैं। तो पृथु तापापी यहाँ पे ततापी है और ऑप्शन में आपका पृथु ताजापी भी दिया गया है। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इंग्लिश है यहाँ पे। इंग्लिश है। निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता? सर्वोच्च न्यायालय मुख्य रूप से अपील हेतु अदालत है। सर्वोच्च न्यायालय मुख्य रूप से अपील हेतु अदालत है। तो इसमें इसको अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है, जिसे 4 शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। 4 शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। संवैधानिक मामलों के अपील, संवैधानिक मामलों में अपील, दीवानी मामलों में अपील, फौजदारी मामलों में अपील, सैन्य मामलों में अपील। तो आप इसमें से बताइएगा कौन सा भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता। इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें सैन्य वाला आपका सही नहीं होगा। सैन्य वाला की जगह पर विशेष अनुमति द्वारा अपील रहता, तो चारों ऑप्शन सही होता। तो चारों में से आपका सैन्य वाला नहीं होगा। सैन्य मामलों में अपील, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट सैन्य मामलों में अपील इसका उपयोग नहीं करता। निम्नलिखित मते से कौन सा सामंतवाद का रचनात्मक पक्ष नहीं है? रचनात्मक पक्ष नहीं है यहाँ पे पूछा गया है। सामंतवाद का रचनात्मक पक्ष नहीं है, बताएगा। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर होगा कृषि का विस्तार। कृषि का विस्तार सामंतवाद रचनात्मक पक्ष नहीं है। शीली भवन प्रक्रिया संबंधित है। अगले पेज में देखते हैं इसके ऑप्शन क्या है। याद रखिए क्वेश्चन शीली भवन प्रक्रिया संबंधित है। शीली भवन बताइएगा। शीली भवन प्रक्रिया संबंधित है। शीली भवन प्रक्रिया संबंधित है किसका? इसका आंसर क्या होगा? चट्टानों के अपक्षय से। शीली भवन चट्टानों के अपक्षय, याद रखिएगा। शमशेर बहादुर सिंह अज्ञेय के कौन से सप्तक के हैं? शमशेर बहादुर सिंह अज्ञेय के कौन से सप्तक के हैं? तो शमशेर बहादुर सिंह दूसरा सप्तक के हैं। दूसरा सप्तक अज्ञेय के दूसरा सप्तक के हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पे हिंदी दिया गया है,
तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, यहाँ पे वह हो जाएगा। ये बहुत ईजी था, बता दिए। वह लड़का बहुत चालाक है। यहाँ पे और कोई शूट नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 87, 87। निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा, उच्चतम न्यायालय ने कहा यानी बताइएगा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, यह बेरुबरी यूनियनवाद, बेरुबरी यूनियनवाद ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 87 का। बेरुबरी यूनियनवाद सन 1960 में, 1960 में उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि विलयन तापमान T1 और विलायक तापमान T2 पर उबलता है तब क्वथनांक। चलिए आगे देखते हैं इसका ऑप्शन क्या होंगे। तब क्वथनांक में उन्नयन दिया जाता है, तो क्वथनांक में उन्नयन दिया जाता है आपका T2 माइनस T1 से, T2 माइनस T1 से। ऑप्शन सी सही होगा। कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण थी? कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण थी? तो क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर होगा स्पिनिंग म्यूल, स्पिनिंग म्यूल स्पिनिंग जेनी का मिश्रण थी। दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया? बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया? क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर होगा रंगून। रंगून आपका म्यांमार के अंदर है सर। बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया? रंगून। कब? यह दिल्ली में 1857 की क्रांति के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। मजदूर वर्ग की दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी कविता में हुआ? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। मजदूर वर्ग की दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता तोड़ती पत्थर में हुआ है। तोड़ती पत्थर ऑप्शन डी सही होगा। तोड़ती पत्थर, इस कविता में इलाहाबाद नगर का उल्लेख है। तोड़ती पत्थर में। यहाँ पे इंग्लिश है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना? राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 का बताएगा राष्ट्र संघ का सदस्य इसमें से कौन सा देश नहीं बना है अभी तक? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना। अमेरिका, अमेरिका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना है। 10 जनवरी 1920 को वुडरो विल्सन ने राष्ट्र संघ की स्थापना की थी। वुडरो विल्सन ने राष्ट्र संघ की स्थापना की थी कब? 10 जनवरी 1920 में वुडरो विल्सन ने राष्ट्र संघ की स्थापना की थी। तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है। बाकी आपका फ्रांस इंग्लैंड चीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ ही क्वेश्चन है बस। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा 96। उस कथन का चयन कीजिए जो बोर के मॉडल की सीमा नहीं है। सीमा नहीं है यहाँ पे पूछा गया है। बोर की सीमा के मॉडल की सीमा नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? यह चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विपाटन को नहीं समझ पाया। यह ऑप्शन बी आपका सही होगा। और एक कक्षक में उपस्थित ई के वेग और ऊर्जा की गणना संभव है, सभी आपका सही होगा। यह भी। तो यह परमाणुओं की रासायनिक बंध द्वारा अणु बनाने की क्षमता को नहीं समझ सका, यह भी आपका सही होगा। तो केवल आपका ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है। तो इन लोग को काट देंगे क्योंकि ये कथन सही था और इसमें नहीं पूछा गया, मॉडल की सीमा नहीं है, तो ऑप्शन ए को सही कर लेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98, 98। एक और क्वेश्चन ऊपर था।
जब किसी स्प्रिंग को 2 सेमी से विस्तारित किया जाता है, स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर से विस्तारित यानी फैलाया जाता है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान U है। स्थितिज ऊर्जा का मान U है। यदि उसे 10 सेमी से विस्तारित किया जाए, तो उसे 10 सेमी से, जब 2 सेमी से विस्तारित किया जाता है तो स्थितिज ऊर्जा का मान U है, तो उसे जब 10 सेमी यानी कि उससे 5 गुना कर रहा है, 5 गुना कर रहा है, तो विस्तारित किया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा 25 U हो जाएगा। 25 U, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि फोटोन की तरंग दैर्ध्य का मान 2.2 गुने 10⁻⁻11 मीटर हो तो फोटोन के समय का मान होगा, फोटोन के समय का मान होगा। जबकि h बराबर दिया गया है 6.6 गुने 10⁻34 जूल प्रति सेकंड, जूल सेकंड यहाँ पे है। तो क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर क्या होगा? 3 गुने 10⁻³ 3 गुने 10⁻³ kg मीटर सेकंड इनवर्स। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लैक प्रचालक ऑपिरोन बना है। लैक प्रचालक ऑपिरोन बना है। इसमें सही होगा 3 संरचनात्मक जोन से, 3 संरचनात्मक जोन से लैक प्रचालक ऑपरेन बना है। आते हैं और अंतिम क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 100 है। बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 में नकदी फसलों की श्रेणी के अंतर्गत कौन सी फसल सबसे अधिक क्षेत्र में उपजाई गई है बताइएगा। तो सबसे ज़्यादा 2016-17 में नकदी फसलों में कौन सा सबसे ज़्यादा अधिक फसल उगाई यानी क्षेत्र में उपजाई गई है? सबसे ज़्यादा कौन सी फसल उगाई गई है? तो बिहार की प्रमुख नकदी फसल में गन्ना, आलू, तंबाकू, तेलहन, प्याज, जूट और मेस्ता में है। लेकिन नकदी फसलों में गन्ना प्रथम स्थान पर आता है। तो गन्ना यानी गन्ना एक हो बोला जाता है। तो एक ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपका 100 क्वेश्चन इसमें समाप्त हुआ। और अगला वीडियो में लेकर आएंगे अगले शिफ्ट का क्वेश्चन और अगले डी का क्वेश्चन देखेंगे कौन सा, और ये आप लोग देखते रहिएगा हमेशा रेगुलर। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।